हेलो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज हिंदी का टर्न है, तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे पढ़ेंगे जो कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं, ठीक है। हमारा मेन टारगेट जो है वो यूपीएसआई का है, ठीक है। आपको पता ही है, पहली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें पता है कि मेन टारगेट यूपीएसआई। लेकिन हिंदी की आपको पता है कि यूपी पुलिस में भी आती है, कांस्टेबल में, आपको पता है कि लेखपाल में भी आती है, ठीक है। तो उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हिंदी भाषा अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसको कहते हैं। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में या तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं कि भाषा क्या होती है, तो भाषा आप बोलेंगे कि भाषा होती है कि हम किसी बात को दूसरे तक पहुंचा दें और वो समझ ले, वही तो भाषा होती है। और दूसरे की बात हम खुद समझ लें, ठीक है। बात आ रही है समझ में? यानी कि भाषा एक वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने आचार विचारों को आदान प्रदान करते हैं और खुद समझते हैं। यानी कि दूसरे की बात जो वो बोले वो खुद को समझ आनी चाहिए और जो हम बोलें वो भी दूसरे को समझ आनी चाहिए। इसी को कहते हैं भाषा। यही तो होगी। तो ये हो गई भाषा की तुम्हारी डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। हम जानेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डलेगी भाषा के प्रकार। अगर ये बाई चांस क्वेश्चन ना आए एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 3 4 5, तो 3 प्रकार की। इस क्वेश्चन को लिखवाएंगे नहीं ज्यादा, बस बता देंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक होती है लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले भाषा क्या होती है? तो भाषा होती है कि हम किसी बात को बोलें और दूसरा समझ भी ले, और जो वो दूसरा बोले बात को उसको हम समझ लें, तो वही हो गई भाषा। यानी कि अपनी बात का आदान प्रदान करना या विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा 3 प्रकार की होती है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित, ठीक है। या लिखित, मौखिक, सांकेतिक, कुछ भी कह दें। इसके बाद में एक आप बोली समझते हैं, बोली। तो बोली कितने प्रकार की होती है ये नहीं कह सकते, क्योंकि बोली अनेक प्रकार की होती है। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होगी उसको कहेंगे भाषा। यानी कि बहुत बड़े, जैसे हमारा इंडिया हुआ तो भारत में हिंदी बोली जाती है सबसे बड़े रूप में। तो हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखो, हिंदी हमारे क्षेत्र में भी बोली जाती है और थोड़ा सा दिल्ली से या हरियाणवी मिक्स करके वो भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन उनकी बोलचाल में और हमारी बोली में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। मेरठ में, बुलंदशहर में या फिर अलीगढ़, मेरठ और आगे हाथरस वगैरह चले जाओ और अलग मिलेगी, लेकिन है तो हिंदी। तो उसको कहते हैं बोली। यानी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को, यानी कि भाषा के छोटे रूप को, भाषा के छोटे रूप को कहा जाता है बोली। जैसे ब्रजभाषी हो गई, ठीक है, अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ठीक है, और बाकी 22 भाषाएं टोटल, तो उनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। लिखेंगे भाषा के क्षेत्रीय रूप को। क्या कहा जाता है? बोली। आगे बात समझ में? तो यहां से 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और बोली किसे कहते हैं? तो भाषा के छोटे रूप को या भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पे आती है लिपि। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये हिंदी का, ठीक है। अभी हिंदी ये मान लो कि स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। जैसे मैंने मैथ की वीडियो में भी कहा था कि आपको मैथ जब हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे परसेंटेज पढ़ते हैं, तो उसके परसेंटेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या होता है, तभी तो आगे क्वेश्चन कर पाओगे। मान लिया कि तुम्हें आता है और जाना हुआ भी है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ता ही है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जरूरी है हिंदी के बारे में। लिपि क्या होता है? लिपि जानते हैं आप? यानी कि भाषा को लिखने के लिए जो शब्द या जो अक्षर हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वो चिन्ह जो भाषा को लिखित रूप प्रदान कर दें, वो चिन्ह या वो ध्वनि चिन्ह जो भाषा को लिखित रूप प्रदान कर दें, उसको कहा जाता है लिपि। अब लिपि से क्वेश्चन कैसे उठते हैं? लिपि से क्वेश्चन उठते हैं कि बताओ हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है।
तो 3-4 लिपि हैं आपकी, वो देख लो। इसको रफ कर दूं। जो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी, आप सबको पता है। इसके बाद पंजाबी की क्या है, एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, तो आपको पढ़ना जरूरी है। वही संदीप सर वाली बात कि 90% अगर आप पढ़ते हैं और मान लो कि वो 90% एग्जाम में नहीं आता, और वो जो आपने नहीं पढ़ा है 1%, केवल 1% नहीं पढ़ा आपने, और वो आ जाए, तो फिर जो भी पढ़ा हुआ वो सब बेकार। तो पंजाबी की जो लिपि होगी वो होगी गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी की। इसके बाद में नेपाली है, एक नेपाली, फिर मराठी होगी। इन सब की पता है आपको, नेपाली, मराठी और संस्कृत। इन तीनों की लैंग्वेज होगी आपकी, लिपि होगी देवनागरी। अब बात समझ में आ रही है कि हिंदी की, नेपाली की, मराठी की और संस्कृत की, यानी कि 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी हो गई, और उर्दू की क्या होती है, उर्दू की हो गई फारसी। ठीक है, अंग्रेजी की क्या होती है, अंग्रेजी की होती है रोमन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिपि हैं, और हिंदी की और ज्यादातर उर्दू की और पंजाबी की ये ज्यादातर पूछी जाती हैं, और सबसे ज्यादा हिंदी की पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका कि हिंदी की लिपि बताओ कौन सी है, तो देवनागरी हो गई, पंजाबी की गुरुमुखी हो गई, बाकी ये 3 है देवनागरी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जामों में कि बताओ जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि जो है उसका विकास कौन सी लिपि से हुआ है, यानी कि ये अपभ्रंश लिपि है, उससे पहले कौन सी लिपि लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी लिपि होती है एक, ब्राह्मी लिपि पहले लिखी जाती थी, उसी से विकास हुआ है ये तुम्हारी देवनागरी लिपि का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है वीडियो के एग्जाम में, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, अब चलेंगे, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम्हारा हिंदी का। इसके बाद में एक संविधान से क्वेश्चन उठ जाते हैं हिंदी के तौर पे कि बताओ कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, और कौन से तुम्हारे अनुसूची में है, कितनी बार संशोधन हो चुका है, कितनी भाषाएं हैं, भारत की राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे अब संविधान के तौर पे। संविधान के अगर नजर से देखें हम हिंदी, तो ये अनुसूची है, एक अनुसूची। कौन सी अनुसूची, तो अनुसूची 8वें नंबर की जो है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषा। ठीक है, तो अनुसूची 8 में 22 भाषा हैं, लेकिन ये फिलहाल की पोजीशन है करंट की, और अगर जब संविधान लागू हुआ था तब थी 14 भाषा। आ रही है बात समझ में, तब थी 14 भाषा, अब है 22 भाषा। ठीक है, इसमें संशोधन हुआ है लगभग 3 बार, लगभग क्या 3 ही बार हुआ है, 3 बार संशोधन हो चुका है। कोई सा भी क्वेश्चन उठ जाए, अनुसूची 8 में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो 3 बार। भाषाओं के बारे में, या अनुसूची 8 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, 3 बार। फिलहाल में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं या कितनी भाषाएं हैं ये भी पूछ ले, तो 22 भाषा। जब संविधान लागू हुआ था तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन था, तो 14। ठीक है, और भाषाओं से रिलेटेड या हिंदी भाषा से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं हमारे,
वो हैं तुम्हारे 343 से लेके 351 तक। अब आपके एग्जाम में आ जाए कि बताइए हिंदी भाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो इनके बीच में कोई भी ऑप्शन हो, 343 से लेके 351 भी हो सकता है, यानी कि ए ऑप्शन या बी ऑप्शन ये भी हो सकता है पूरा, या हो सकता है 343 ही दे दे, बाद का ना दे। तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाना है कि क्या दे रखा है, ठीक है। तो 343 से 351 तक हमारे भाषाओं को इसमें रखा गया है, यानी कि हिंदी भाषा का जो तुम्हारा सिस्टम है पूरा वो 343 से 351 तक है, ठीक है। भाग नंबर 17 जो है, भाग 17 वो भी तुम्हारा हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि भाषा से। और भारत की जो हिंदी है वो राजभाषा है, राजभाषा। बहुत सारे क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर से तुम्हारे हो जाते हैं और लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है। राजभाषा कहते हैं कि जो तुम्हारे पूरे देश का जो कामकाज होता है या हमारे कोर्ट वगैरह जो होते हैं उनमें राजभाषा प्रयोग करी जाती है। और राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा या पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा। तो पूरे देश में नहीं बोली जाती है, इसीलिए राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। अब क्वेश्चन एक बार सुन लेते हैं कि संविधान के किस भाग में हमारी हिंदी भाषा का वर्णन है, तो भाग 17 में। अनुसूची 8 में, या कौन सी अनुसूची में, तो 8 में। फिलहाल 22 भाषाएं, पहले 14 भाषा थी। 3 बार संशोधन हो चुका है और अनुच्छेद में है 343 अगर ऑप्शन में हो तो, और ऑप्शन में पूरा हो तो पूरा, ठीक है। तो ये राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा एक छोटा सा परिचय हिंदी का, और बिल्कुल बेसिक वाला चैप्टर उठा के पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में, और चैप्टर का नाम होगा वर्णमाला। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लगभग 18 से 20 चैप्टर हैं इसमें पूरे, लेकिन पूरे करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, कर भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वही वाली बात आ रही है कि 99% अगर करके जाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आ जाए 1% में रह जाए, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो दोस्तों वर्णमाला में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि वर्ण की डेफिनेशन, या आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि वर्ण कहते हैं, ऑप्शन होंगे 4। क्या होंगे? 4 ऑप्शन नहीं बता रहा, एक आंसर बता देता हूं कि वर्ण जो बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। बात आ रही है समझ में? वर्ण बोलते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको कहते हैं वर्ण। कैसे? जैसे क हो गया, ख हो गया, च हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से XYZ पूरे ज्ञानी तक। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके वो कहलाते हैं वर्ण, और एग्जाम्पल हैं ये। वर्ण की एक और डेफिनेशन है वर्ड की, वो है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, सबसे छोटी ध्वनि है, और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या आया था वीडियो के में? मैंने दिया था वीडियो का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन में आया था
कि बताओ ध्वनि कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन पढ़ा नहीं था पहले कभी, तो ध्वनि कितने प्रकार की, नए नए क्वेश्चन आते हैं ना, तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है। एक बात ये भी तो है कि हम भी तैयारी में, तो ज़्यादा तैयारी भी तो नहीं है इतनी कि सारे क्वेश्चन, या बिल्कुल एक टीचर लायक तैयारी जो होती है वो या तो एक सब्जेक्ट में होती है। आप भी समझते हैं कि अगर एक बहुत बढ़िया टीचर होगा तो वो केवल एक सब्जेक्ट का होगा, और यहाँ कि 4 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, और 4 सब्जेक्ट तो वो हैं कि मैथ हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, इसके बाद में तुम्हारा हिंदी हो गया, इंग्लिश तो है ही नहीं, और जीएस हो गया। और जीएस तुम्हें पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, फिर जीएस के भी फैक्टर कर दें हम यहाँ पे, भाई साइंस ही 3 होती है, फिर जो जीएस में आएगा फैक्टर करने के बाद साइंस, उसके भी कर दें हम 3 फैक्टर फिर यहाँ पे, ठीक है। और फिर बायोलॉजी जो आएगी उसके भी 2 फैक्टर होंगे, बॉटनी और जियोलॉजी। तो इस टाइप से मतलब हमें सब चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बन सकते ना। अगर मैं पहले से ही मैथ की तैयारी करता तो आज मैथ का मास्टर हो जाता शायद है, और अगर ये जीएस का करता, और जीएस में भी केवल एक हिस्ट्री की कर, ठीक है ना, वो संविधान की करता या किसी और की करता, ज्योग्राफी की करता, तो केवल ज्योग्राफी की, लेकिन बाद बाकी ये सारी चीजें और फिर ये भी, इन्हें कौन पढ़ता। फिर एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर तो हिस्ट्री के ही मास्टर रहते। तो और मास्टर अभी बनना भी नहीं है, टीचर नहीं बनना, ओनली जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। और जॉब के लिए कितनी नॉलेज होनी चाहिए ये भी है, ठीक है। तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो देखो दोस्तों, जब वर्ण ही 2 प्रकार के होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो स्वर होता है, स्वर, और एक दूसरा आप पहचान ही गए होंगे, व्यंजन होता है। और जब हम ध्वनि को ही वर्ण कह रहे हैं, और वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, तो बताओ ध्वनि कै प्रकार की हो गई, तो ध्वनि भी तो 2 प्रकार की हो गई, स्वर और व्यंजन। जब ध्वनि को ही हम वर्ण कह सकते हैं, यानी कि वर्ण को ध्वनि कह दें या ध्वनि को वर्ण कह दें, और वर्ण हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन होंगे 2 प्रकार के, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन आया था, बताओ डेफिनेशन से हटा के क्वेश्चन पूछा है कि ये डेफिनेशन है हमारी, और डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। बाकी आगे करेंगे। और वर्णमाला में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ ना पता हो, लेकिन फिर भी आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उसके बाद में जो स्वर हैं उनका क्लासिफिकेशन, और जो तुम्हारे व्यंजन हैं उनका भी वर्गीकरण, कि बताओ अंतस्थ, ऊष्म, संघर्षी और उच्छिप्त, स्पर्शी, ठीक है, अघोष, सघोष, महाप्राणाल, प्राण, मतलब ये टाइप होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं, पूछ लेता है। ये पूछेगा अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो संख्या आप बताओ, लेकिन संख्या ज्यादातर आपको याद करनी है। बताया ना मैंने कि संख्या ज्यादातर आपको याद करनी है। संख्या का मतलब है कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कुल वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं। तो इस टाइप से जो कितने होते हैं, इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बाद बाकी तो इनका और भी चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कितने होते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन से रिलेटेड, ठीक है। उनका पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा वर्गीकरण हम करेंगे उसमें, कि कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है, किस में हवा ज्यादा निकलती है मुख से, किस में कम निकलती है, ठीक है, किस में बोलने में टाइम कम लगता है, किस में ज्यादा लगता है। एक चीज और देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला दोस्तों कहते हैं हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन आया हुआ है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन था कि वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन थे 4, वर्णमाला वर्णों के समूह को, ये ऑप्शन गलत है कि वर्णों के समूह को, केवल व्यवस्थित से ही गलत हो गया वो, ठीक है, उसमें व्यवस्थित नहीं था। दूसरे ऑप्शन में था वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या वर्णों को, या ध्वनियों को, 4 ऑप्शन थे। तो राइट आंसर था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। भाई हम लिखते हैं, ए लिखते हैं पहले,
फिर आ लिखते हैं, इसके बाद में व्यंजन में पहले कै लिखते हैं, फिर ख लिखते हैं। यहां पे अगर मैं च लिख दूं तो ये सही हो जाएगा क्या? कै के बाद च, यहां घ लिख दूं, ये सही नहीं होगा ना। कुल मिला के हमें व्यवस्थित भी देखना है, यानी कि इनकी व्यवस्था भी करनी है कि किस क्रम में ये आते हैं, ठीक है, किस सीक्वेंस में इनको लगाना पड़ता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे कहते हैं वर्ण, और वर्ण को ही कहते हैं ध्वनि, ठीक है। और ध्वनि होती है दो प्रकार की, यानी कि वर्ण भी दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो फिलहाल तक के लिए थैंक यू।